एकनाथ शिंदे को तो केवल ये करना था, हाँ मैं शपथ उसमें तो डाउट ही नहीं है, उसके आगे की कहानी में बता रहा हूँ, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि उन्होंने तो जो किया वो एकदम अपनी पोजीशन खराब की उन्होंने। सर एकनाथ शिंदे की जो व्यवहार है उसकी राजनीति आपको देखना पड़ेगी। एकनाथ शिंदे की ट्रेनिंग किसके अंदर हुई है? एकनाथ शिंदे की ट्रेनिंग हुई है आनंद दिघे के अंदर, उसने राजनीति सीखी है। बाला साहेब ठाकरे के अंदर उन्होंने राजनीति की है जब आनंद दिघे का जब निधन हो जाता है। आनंद दिघे किसी के सुनते नहीं थे, ठाणे के किंग, वो अपने आप को सुपर बाला साहेब ठाकरे समझते थे। ठाणे ऐसा अकेला जिला था जहां मेयर कौन होगा, सांसद का चुनाव कौन लड़ेगा, विधानसभा का चुनाव कौन लड़ेगा, वो सूची आनंद दिघे बना के मातोश्री भेज देते थे कि ये नाम है, इनको आप चुनाव लड़वाना है। कभी ये नहीं रहा कि ठाणे से मतलब मातोश्री से नाम जाते हो ठाणे के, आनंद दिघे पूरा कंट्रोल करते थे। तो उनकी राजनीति उन्होंने देखी है कि भाई कंट्रोल कैसा करना है। आनंद दिघे की डेथ हो गई तो बाला साहेब ठाकरे किस में रहे। 2014 में उन्होंने देखा जब लोकसभा भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ी, विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं हुआ, जबकि 2014 में प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला, प्रधानमंत्री मोदी बन गए, अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। भारतीय जनता पार्टी की इतनी ताकत देखने के बाद उद्धव ठाकरे झुके नहीं कि विधानसभा में इतने सीटें होगी तो गठबंधन होगा। गठबंधन नहीं हुआ, अलग चुनाव लड़े। तो एकनाथ शिंदे की जो परवरिश रही है वो आनंद दिघे से रही है, तो उसी की राजनीति उनके अंदर भरी हुई है। वो कट्टर शिवसैनिक का जो रहता है, जो भी रही हो, वो कट्टर शिवसैनिक के अंदर जो रहता है, 2019 झुकना नहीं है जब तक हो सके अंतिम समय तक। 2019 के बाद उद्धव ठाकरे का जो हश्र देखा, उससे कुछ तो सबक लेना चाहिए था कि बाला साहब ठाकरे से जो संबंध थे भाजपा के नेताओं के, पार्टी के स्तर पर और निजी स्तर पर, उसके बावजूद उद्धव ठाकरे की बात नहीं मानी। एकनाथ शिंदे को बना दिया मुख्यमंत्री, उद्धव ठाकरे को नहीं बनाया। अगर ये भी संदेश आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर गलती आपकी है, फिर आपको शिकायत नहीं करनी चाहिए। आपकी परवरिश क्या है वो आप जाने। आप जिनके साथ काम कर रहे हैं उनकी परवरिश देखिए, उनके काम करने का तरीका देखिए। आपको उसके हिसाब से चलना है या अपने को ढालना है। अगर आप नहीं ढाल पाएंगे तो फिर वही होगा जो आगे होने वाला है, जो देवेंद्र ने कहा। सर इतना तो कर ही लिया ना एकनाथ शिंदे ने, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने। हम 20 मिनट से एकनाथ शिंदे की बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं हो सकता है हम अगले 5 साल तक बात करें। पिछले 12-13 दिन उन्हीं की बात हुई है। नहीं हम कह रहे हैं हो सकता है अगले 5 साल भी बात करें। हम अभी उद्धव ठाकरे की बात कर रहे हैं जिनकी पार्टी के 20 विधायक जीते हैं। तो बात होना अलग बात है, हैसियत होना राजनीतिक अलग बात। न्यूसेंस वैल्यू बनाई उन्होंने अपनी। हाँ वो भी ठीक तरीके से नहीं बना पाए। जैसे ये कहना कि बाला साहब ठाकरे की बात कर लें, आनंद दिघे की बात कर लें, भाई वो अगर कमांडिंग पोजीशन में कुछ कम्युनिकेशन करते थे तो उस पर टिकते थे। ये तो मैंने बताया ना आपको कि अंदर ये कह रहे थे कि हमारी प्रतिष्ठा का ध्यान रखिए आप लोग। तो अगर आप इस पोजीशन में हैं कि आपकी प्रतिष्ठा दूसरे दल के हाथ में है तो उसमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि फिर तरीका क्या होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि एकनाथ शिंदे महायुति के लिए एसेट रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि एकनाथ शिंदे ने बीजेपी को उपहार दिया है। भाई 2.5 साल सरकार बनी है, उसमें इतनी सारी चीज़ें हुई जिसका नतीजा आज ये है, तो उसमें तो कोई दो राय ही नहीं था। लेकिन इस मैंडेट के बाद जिस तरीके से जो कुछ उन्होंने किया उसमें उनकी अपनी पोजीशनिंग ज़्यादा खराब हुई है। और जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था, अभी फिर कह रहा हूं कि उनका खराब समय शुरू होता है अब, क्योंकि अब उनको ज्यादा बेचैनी होगी सरकार। बोली मैं चेक कर रहा हूं, संजय राउत तो कुछ नहीं बोले। उनको स्टैंड लेना ही था। अगर यहां तक आए थे तो कहते कि मैं डिप्टी सीएम नहीं बनूंगा लेकिन मेरी पार्टी सरकार में शामिल होगी। तो एक अपने कार्यकर्ताओं सर वो भी हो गया था दिन में। आज ये भी इनके विधायकों ने कह दिया था कि अगर ये नहीं बनेंगे उप मुख्यमंत्री तो हम भी सरकार में शामिल नहीं होंगे। नहीं वो उनको मालूम है कि पार्टी टूट जाएगी। ये वो विधायक ये बोल रहे हैं जिनको मंत्री बनना है, जो उनके करीबी हैं। उनको मालूम है कि ये तो नहीं बनेंगे, हमारा भी चांस जाएगा जी। और पार्टी बचेगी कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। सर जरा इस मुस्कुराते चेहरे की भी बात हो जाए। देवेंद्र फडणवीस देखिए, अब देखें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन चर्चा जो चल रही है ना, चर्चा ये चल रही है कि बीजेपी की टॉप लीग में कहां पहुंच गए हैं देवेंद्र फडणवीस। बहुत से लोगों ने मुझे कहा आप क्या कि बीजेपी के टॉप 4 में आज गिनती होगी क्या? टॉप 4 आप गिन सकते हो उंगली पे, नंबर 1 नंबर 2 में कोई शक नहीं। हाँ बिल्कुल। नंबर 3 आप अगर योगी जी को मान लो, मैं पॉपुलैरिटी के लिहाज से बात कर रहा हूं इस वक्त, मतलब पावर एंड पॉपुलैरिटी बोथ। नहीं पावर के हिसाब से तो बीजेपी का जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो चलिए नंबर 3 टॉप 3 में तो टॉप 3 तो वही स्लॉट है। नहीं पावर टॉप 3 के हिसाब से बीजेपी का अध्यक्ष क्या होगा ये बीजेपी का राष्ट्रीय उदाहरण। अब आप रिमोट साइड में रख दीजिए, अब रिमोट साइड में रख दीजिए, अब जहां पर पहुंच गई ना चर्चा ही है। बीजेपी का किसी भी पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, उसमें तो मतलब नंबर 3 मान लेता हूं। ये टॉप 3 स्लॉट तो वो बुक है। नहीं बात उस 3 स्लॉट के बाद 1 मिनट, ये बात पद की नहीं हो रही है, कद की हो रही है।
नहीं, कोई भी व्यक्ति पद पे बैठेगा तो कद उसका ना, रहता ही ना, रहता है। ना, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, मैं इस बात राष्ट्रीय को नहीं अध्यक्ष मानता। बन जाने से कद नहीं बढ़ जाता। एक सिंपल वे में सोचिए, सर आज के लिए मान लिया, एक सिंपल वे में सोचिए ना सौरभ, इसको ऐसे समझिए कि जिस व्यक्ति का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, जिसको आप टॉप सेकंड कह रहे हैं, उनके साथ डेली का संपर्क हो, अपने आप में ये क्या पावरफुल नहीं हो जाता? जिस व्यक्ति का उन दोनों का भरोसा जिस व्यक्ति के ऊपर हो, अपने आप में पावरफुल नहीं हो जाता? भाई इनको बनाया किसने? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह किसी को कहीं किस पद पे बैठाते हैं तो अपने आप उसकी ताकत बता। उसकी निर्णय लेने का उसके पास अधिकार कितना है, इससे तय होता है। तुलना कर लीजिए, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हो गए, मनोहर लाल खट्टर भी मुख्यमंत्री थे। हाँ बिल्कुल ठीक है, पद तो वही है, हाँ जी, ठीक है, राज्य वो छोटा है, लेकिन आप मनोहर लाल खट्टर से बात कर लीजिए कैसे मैंने गलती हो गई, मैंने नंबर 1 से शुरू किया, मुझे 5 से शुरू करना चाहिए था, नीचे से शुरू करना चाहिए देवेंद्र था। फडणवीस सर एक बड़ा नेता पहले उस ही बन लीग में चुके हैं। उसमें पहुंच गए पहले सर। ही पार्टी ने बड़ा नेता बनाया। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति में 14 मेंबर है, 11 मेंबर तो वो है जो पार्लियामेंट्री बोर्ड में, सर्वोच्च बॉडी में, सिर्फ 3 मेंबर ऐसे और है जो पार्लियामेंट्री बोर्ड में नहीं है लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति में। उसमें देवेंद्र फडणवीस है, भूपेन्द्र यादव है और महिला मोर्चा के जो अध्यक्ष वनिता श्रीनिवासन है। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि महिला मोर्चा की आमंत्रित जो होती है वो रहती है। तो भूपेन्द्र यादव, देवेंद्र फडणवीस केंद्रीय चुनाव समिति में, महाराष्ट्र कोई भी नेता केंद्रीय चुनाव समिति में नहीं है, न नितिन गडकरी है, न जो महासचिव जिन्हें कहा जाता है कि बहुत पावरफुल महासचिव है इस समय, वो भी विनोद तावड़े भी उसके अंदर नहीं है। तो देवेंद्र फडणवीस पार्टी में बड़ी पोजीशन में है, ऑलरेडी केंद्रीय चुनाव समिति में है। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा देने वाला महाराष्ट्र बड़ा राज्य है। चलिए मैं महाराष्ट्र इसी चीज को दूसरे तरीके से कहता हूं कि बीजेपी में और मुख्यमंत्रियों से अलग पोजीशन में 2 मुख्यमंत्री आज की तारीख में हो गए। पहले एक ही था योगी जी, आज उस लीग में ये भी आ गए। आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, स्टेट में लीडरशिप, नई लीडरशिप उभारने की लगातार कोशिश हो रही है। कोई आगे बढ़ेगा, कोई नहीं बढ़ेगा। ये आपको बात बता रहा हूँ मैं, नरेंद्र मोदी की बताई हुई, जब वो मुख्यमंत्री थे, सरसंघ चालक से मिले थे और कहा कि हर राज्य में हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए 25 लोगों को और उनको लीडरशिप के रोल के लिए ग्रूम करना चाहिए। अच्छा, कोई राज्य स्तर तक का नेता होगा, उसमें से 25 में से हो सकता है 2-3-4 लोग राष्ट्रीय स्तर के नेता बनने लायक निकल आए। लेकिन ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, लीडरशिप को, नई लीडरशिप को तैयार करना। आप याद कीजिए 1984 के बाद क्या हुआ, जब लाल कृष्ण आडवाणी अध्यक्ष बने, किस तरह से उन्होंने नई लीडरशिप, सेकेंड जनरेशन लीडरशिप भी तैयार की जो लंबे समय तक चली। उस समय गलती ये हुई कि अटल जी, आडवाणी जी जब सक्रिय नहीं होंगे तब कौन होगा उनके बाद, ये तय नहीं हुआ। आज आप ये नहीं कह सकते। आपने जिन 2 लोगों का नाम लिया है, 2 लोग सक्सेशन के लिए तैयार हैं। तो इसलिए जो है बीजेपी के सामने ये समस्या नहीं है। और संघ का भी ये स्टैंड था जब इंटरवीन किया था और नितिन गडकरी को, फिलहाल जो सामने है उसकी बात कर रहे हैं, कल क्या हो जाएगा कौन जानता है भाई, भविष्य तो कोई जानता नहीं। 2 के 3 करने हो तो आप शायद कर लें। नहीं, 4 कर लीजिए, हमको कोई एतराज नहीं है। मनता को भी जोड़ ले सर। अगर देवेंद्र फडणवीस के बारे में सौरभ अगर समझना हो तो एक लाइन और समझिए कि अगर वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं होते तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे एक प्रमुख नाम वो भी होते जिस पर विचार होता। इसमें दूर दूर तक कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि बहुत गंभीरता के साथ, और उसमें संघ भी उसी रूप में उनको बैक करता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसंद करते ही करते हैं। तो ये स्टेचर तो है, लेकिन एक मुख्यमंत्री बनने के बाद आप सिर्फ मुख्यमंत्रियों से उनकी तुलना कर सकते हैं। नहीं वो तो इसलिए हम लोग तो फार फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, अभी तो हाल फिलहाल की तो बात मतलब कर वही रहे हैं। बोला कि अगले 5 साल भी अगर आप देखें या इसको कह रहे हैं मतलब आप में वो पोटेंशियल, पोटेंशियल है कि नहीं है? नहीं, आप 100% बीजेपी का में 100% पोटेंशियल है राष्ट्रीय स्तर के उस लीग में आने का। जैसा कि मैंने आपको कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रमुख एक नाम नारा याद कर लीजिए, बीजेपी की 3 धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। कहाँ गए मुरली मनोहर? राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके। तो राजनीति जो है, मैं फिर कह रहा हूं कि वो बड़ी निष्ठुर होती है। कब किसका पत्ता कट जाएगा, कब किसकी पतंग ऊपर आ जाएगी, कुछ पता नहीं ऐसे होता। तो मतलब मैं इसलिए वो आपने बहुत क्लोजली देखा है, मैं नहीं कमेंट ज्यादा करना चाहता, लेकिन अगर एब्सोल्यूट सेंस में पावर की बात करें तो वो तो आडवाणी जी को भी कहाँ क्या नसीब हुई या कितनी नसीब हुई। नहीं, आडवाणी जी को बहुत पावर थी, इस गलतफहमी में न रही है।
अटल जी से ज़्यादा पावर थी। पार्टी के संगठन के सारे फैसले वो लेते थे। एज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी सरकार के फैसले, सरकार में भी वैसे ही रुतबा था। सरकार में भी वो, सरकार में स्थिति दूसरी थी। अटल जी जो चाहते थे वो होता था, जब नहीं चाहते थे तो कोई फैसला ले ले, उसमें कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अटल जी चाहते हो कि यही होना है तो फिर यही होगा। आडवाणी जी समर्थन कर रहे हो या ना कर रहे हो वो बात अलग है, लेकिन संगठन के बारे में, पार्टी के बारे में फैसले वही करते थे। मैंने आपको एक बार किस्सा सुनाया भी था, वेंकैया नायडू जब अध्यक्ष बने थे, वेंकैया नायडू को अध्यक्ष बनाने का फैसला हो गया, आडवाणी जी ने कर लिया, कुछ लोगों से सलाह मशवरा किया, घोषणा होने वाली थी तो किसी ने कहा कि अरे अटल जी को तो बताया ही नहीं है। अरे तो अरुण जेटली और जसवंत सिंह को भेजा आडवाणी जी ने। अटल जी के पास गए, ये लोग बैठे रहे, बताया सब, वो आंख बंद करके बैठे रहते थे, सुनते रहे। फिर इन लोगों के लिए जूस पीने के लिए आया। जब वो गिलास लेने आया आदमी, जसवंत सिंह ने पूछा कि ये फ्रेश जूस था या ये कैन वाला जूस था। तो अटल जी ने आंख खोली, आपको ये प्रश्न जूस पीने से पहले नहीं पूछना चाहिए था। अरुण जेटली ने इशारा किया, चलिए जवाब मिल गया है कि फैसला कर लिया भाई, तो अब क्या आए हो। उसमें बेसिक सौरभ ये रहता है ना कि संगठन के काम में जो इन्वॉल्व होगा पावर उसी का रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी लोकप्रिय नेता थे, संगठनिक व्यक्ति तो थे नहीं, तो जाहिर तौर पे संगठन काम में उनके डे टू डे इनके पास दोनों चीजें हैं ना, देवेंद्र फडणवीस को। हाँ, मतलब मास पॉपुलैरिटी भी है और संगठन की भी माहिर है और बहुत शार्प हैं। और मुख्यमंत्री के पास जो मंत्रालय रहेगा ही, उसके अलावा एक निपटाना मंत्रालय इनके पास अतिरिक्त रहता है। हाँ, वो पार्टी के भीतर भी हो तो, सरकार में हो तो उससे और ज्यादा मारक हो जाते हैं। मोदी में और देवेंद्र फडणवीस से ये बात कॉमन है, मोदी भी संगठन के मास्टर आदमी रहे और सरकार में भी बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। देवेंद्र फडणवीस संगठन के भी बढ़िया आदमी रहे और सरकार में भी बहुत संबोधन किया है। अगर योगी आदित्यनाथ का आप देखेंगे तो संगठन के आदमी नहीं है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन संगठन के आदमी कभी भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ रहे, लोकप्रिय चेहरा जरूर बन गए, लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी को संगठन से नहीं है, संगठन के निकले हुए नेता नहीं है। जैसे देवेंद्र फडणवीस संगठन से निचले स्तर से निकलकर भारतीय जनता पार्टी में ऊपर तक गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगठन में नीचे से निकल कर ऊपर तक गए। एक बात और कर लूं सर, मतलब मेरा जैसा लग रहा है कि मतलब योगी जी की भी, मतलब हमने कर तो दी तुलना, बात भी हमने कर ली, लेकिन जो पैन इंडिया अपील है वो योगी आदित्यनाथ में है अभी फिलहाल। कोई डाउट ही नहीं उसमें, कोई डाउट ही नहीं। अरे देवेंद्र फडणवीस अभी जाएंगे और जगहों पर पता चलेगा। बात जो है, फडणवीस बाकी राज्यों में पॉपुलरिटी नहीं है, बाकी राज्यों में महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के बाहर मतलब लोग जानते हैं, ये बस जानते हैं, जानने के अलावा इस इलेक्शन ने एक छवि बना दी है उनकी। अगर यही टोन टेनर तेवर रहे, लेकिन आप और पैन इंडिया लीडर नहीं है अभी तो नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो टोन एंड टेनर जो था ना, वो सिर्फ चुनावी था, चुनाव के बाद वो नहीं देखेंगे, वो सरकार चलाने पर ज्यादा ध्यान रहेगा, मुख्यमंत्री है ना। तो अब अच्छा एक चीज़ और सर, आपकी महाराष्ट्र का जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत ख़राब है। जितनी घोषणाएं आपने 2.5 साल में की है या उसके पहले जिस तरह से सरकार चली वो 2.5 साल, मतलब पिछला 5 साल एक तरह से आप कह सकते हैं कि डिजास्टर रहा है। जैसे डिविडेंड के तौर पे बड़ा अच्छा है कि लड़की योजना ने एक कमाल दिखा दिया, जो धन गया वो गया कहाँ से, उसका ऐसी स्थिति है कि बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट आपको बता रहे हैं सौरभ की ऐसी स्थिति आ गई थी कि हम लोग ये डर रहे थे कि अगर फिर से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए तो मार्च के बाद ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति होगी कि शायद सरकारी कर्मचारियों को सैलरी में भी दिक्कत हो। तो हमें बड़ा जरूरी है कि हमारे पास एक मैच्योर मुख्यमंत्री चाहिए। कांग्रेस का बन गया होता तो ये 1500 के 2100 देने पड़ते, उसी रूप में वो यही बात बता रहे थे कि अगर कोई मैच्योर मुख्यमंत्री नहीं आया तो पता नहीं राज्य का क्या होगा। चुनाव के पहले से वो कह रहे थे, तो आप समझ सकते हैं चैलेंज कितना बड़ा है। उस चैलेंज के चलते जो बार बार रिपोर्ट हो रही है कि अजीत पवार को फाइनेंस दिया जाएगा, कल बड़े सोर्स ने हमें ये बताया कि अभी भी ये सोचा जा रहा है कि अगर अजीत पवार तैयार हो जाएं तो उनको उस फाइनेंस के बदले दूसरे मंत्रालय देके फाइनेंस रख लिया जाए देवेंद्र फडणवीस के पास, मतलब बीजेपी खेमे में, ताकि बेहतर मैनेजमेंट किया जा सके। एक मैसेज आया मेरे फोन पे, देखिए अभी नाम पूरा नहीं लूंगा, नाम की सरने मोदी है भेजने वाले का। फ्यूचर फडणवीस फ्यूचर पीएम, नहीं लोगों के बीच में चर्चा शुरू, मतलब ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए फॉरवर्ड प्रधानमंत्री तो मैं नहीं देखता किसी को भी, जिस प्रकार की पॉलिटिक्स चल रही है देश में, कास्ट बेस्ड ही होना है, तो उसमें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक ठीक है कि वहाँ कास्ट नहीं चला, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में तो कास्ट ही इंपॉर्टेंट हो गया। हाँ नहीं, मगर ये बात थोड़ी, हाँ अच्छा आपको, लेकिन ये भी कह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ है और देवेंद्र फडणवीस है, तो संघ के पास दो ऑप्शन है, दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, तो मुझे लग रहा है फिर देवेंद्र फडणवीस का पल्ला भारी रहेगा।
जब संघ के पास चॉइस आएगी कि योगी या देवेंद्र फडणवीस, तो संघ देवेंद्र फडणवीस पे जाएगा। आज ये तो योगी के लिए एक ऐसा ना, आज तो उनको फैसला करना नहीं, आज मैं तो बता हमको रहा हूं, करना मैं है। आप महाराष्ट्र के, मैं यूपी का हूं, बोलिए। मैं बता रहा हूं, पता है योगी के लिए भी थोड़ा टेंशन की बात है कि देवेंद्र फडणवीस अब मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो योगी के लिए भी एक बड़ी चुनौती हो वैसे गई संघ अपने स्तर पर सक्सेशन का फैसला कर चुका है। अब वो लागू कर पाएगा कि नहीं, वो अलग बात है। फैसला बताना पड़ेगा आपको फिर। नहीं, फैसला हम नहीं बता सकते, लेकिन संघ कर चुका। क्यों? मतलब इसलिए नहीं कि किसी व्यक्ति के पक्ष में या किसी के विरोध में फैसला करना है, इसलिए कि अटल जी के रिटायरमेंट के बाद जो स्थिति बनी पार्टी की 2004 से लेकर 2013 के बीच में, वो पूरी पार्टी ही डिरेल हो गई। तो वो स्थिति फिर आए कि लीडरशिप वैक्यूम बन जाए, ये संघ नहीं चाहता। इतना बड़ा वेट देके अब आप जो है पीछे हट रहे हैं। लेकिन 2034 तक तो कोई खाली नजर नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता है कि 2029 में बीजेपी या कोई और कैंडिडेट होने जा रहा है सिवाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। तो 2034 तक तो ये वैकेंसी है ही। हमको 34 तक प्रोग्राम करना है, तो इसलिए कुछ याद तो करनी है। संघ 33 में ये बात करेंगे। संघ ने सर कोशिश भी की थी वो वैक्यूम भरने की, नितिन गडकरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर भेजा जब संघ को लगा कि भाई संघ का कोई जाना चाहिए जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। लेकिन नितिन गडकरी उस तरीके से, मतलब संगठन ने कोई, मोदी ऐसे व्यक्ति निकल गए, मतलब कि जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने, संगठन के आदमी रहे, एक बड़ा चेहरा बने, जो कार्यकाल रहा उनका मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात के अंदर, देश के प्रधानमंत्री के लिए नाम उनको संघ लेकर ही उनका आया। आडवाणी के तमाम विरोध के बाद संघ ने मोदी पे हाथ रखा कि नहीं, मोदी ही देश के अगले प्रधानमंत्री के चेहरा होंगे। तो इस सब के बावजूद कितना विरोध हुआ मोदी का, ये सारी खूबियां होने के बावजूद। कैडर चाहता है, आपके नेता चाहते हैं, आपका स्वयंसेवक चाहता है, फिर भी कैसे कैसे बने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। प्रधानमंत्री तो बाद में बने। कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाने के लिए पार्टी नहीं तैयार थी। आडवाणी ने इस्तीफा दे दिया था सर। आपने बता ही दिया उस वक्त वो कितने पावरफुल थे, उसलिए। अब लेकिन एक बात ये भी करें कि जैसे आरोप आम ये लगता है कि भाई पिछले 10 सालों में कि स्टेट्स में भी जो होता है वो सब कुछ डिक्टेट होता है सेंटर से। मतलब जो दिल्ली में इस वक्त सेंट्रल लीडरशिप चाहती है वही स्टेट्स को भी फॉलो करना पड़ता है। उस सेंस में ये ही इज हिज ओन मैन और नॉट, देवेंद्र फडणवीस? मतलब ये कह सकते हैं कि ये अपना स्पेस थोड़ा चाहते हैं कि मैं भी कुछ फैसले करूं, लेकिन सेंटर के साथ सामंजस्य बनाने को लेके कभी कोई समस्या नहीं आ सकती। पिछली बार भी जब रहे थे तो उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं थी। जो यहाँ से कहा जाएगा, और बीजेपी का टॉप लीडरशिप है, और ये बीजेपी की ताकत भी है। जैसे मैंने कहा ना कि बीजेपी के फैसले ऊपर से होते हैं, तो ऊपर अगर कोई भी चीज़, अच्छा ऊपर से क्या कहा जाता है, आपको ये अच्छा काम करना है, ये करना है, ये करना, यही कहा जाता है ना, ये पॉलिसीज़ है, आपके यहाँ ये समस्या आ रही है, इसको ठीक तरीके से कीजिए। और क्या कहा जाएगा ऊपर से? प्रधानमंत्री मोदी हों या गृहमंत्री अमित शाह हों या बीजेपी का कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी जेपी नड्डा हों या कोई दूसरे हों, इसी तरह की बात कहेंगे। तो उसमें कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं होती। होता ये है कि अगर कोई मुख्यमंत्री ऐसा हो जिसको अपना स्पेस चाहिए कि नहीं मैं जी ये नहीं करूँगा, वहाँ पे फ्रिक्शन आनी शुरू होती है। देवेंद्र फडणवीस उस लीग में नहीं है। बिल्कुल वो एकदम से मैच करते हुए चलेंगे कि ऊपर से जो कहा जाएगा, लेकिन स्पाइनलेस भी नहीं है। वो अपना ओपिनियन रखते हैं, पहले रखते रहे हैं, आगे भी रखेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखें कि मान लीजिए किसी चीज़ को लेकर कहा जाए कि ये फैसला ऐसे नहीं करना, तो वो बता सकते हैं कि नहीं अगर ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ जिसमें ये फ़ायदा है। उसके बावजूद अगर टॉप लेवल से बताया गया कि नहीं ये नहीं करना है तो छोड़ेंगे, उसमें हेड ऑन नहीं करेंगे, लेकिन वो ये कहेंगे ज़रूर। वो एक स्पाइन वाले, इसीलिए कुछ लोग उनको महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते। देखिए 2014 में प्रधानमंत्री जब पहली बार मोदी बने, देवेंद्र फडणवीस अभी पहले मुख्यमंत्री बने, 5 साल मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री के पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहे, तो 5 साल वो टेस्टेड है। प्रधानमंत्री को पता है कि वो किस तरीके से उन्होंने काम किया है, अमित शाह के साथ कैसे उन्होंने काम किया है, बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया 5 साल के अंदर, इसीलिए कारण उसको फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया। अगर वो 5 साल, अगर अमित शाह से उनकी ट्यूनिंग नहीं रहती राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, प्रधानमंत्री मोदी जैसे विजन इंप्लीमेंट हो महाराष्ट्र में अगर नहीं कर पाते, पीएम को लगता कि नहीं मैंने जरूर मुख्यमंत्री बनाया देवेंद्र को, लेकिन 5 साल में ये फेल्यूर रहे, मतलब मेरे हिसाब से प्रदेश में इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, तो ये तय था कि इस बार वो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनाते, कोई नए को लेकर अग्नि परीक्षा थी कि मोदी प्रधानमंत्री बने और उसी वक्त आप, और उसमें वो 5 साल परफॉर्म किया, और यही कारण रहा कि तमाम विरोध के बाद भी देवेंद्र फडणवीस से फिर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रस्ट किया। मैं कह रहा हूं ये वही व्यक्ति ऐसा स्टैंड ले सकता है जिसकी जमीन पर पकड़ हो, जिसको मालूम है कि हमारी नीचे भी ताकत है, केवल हम जो है नॉमिनेट हो गए हैं इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बन गए। अरे मुझे लग रहा है शपथ स्थल से बाहर निकल रहे हैं सब अभी। नहीं, शपथ स्थल तो स्टेडियम था, तो कहीं कहीं पहुंचे होंगे, कहीं पहुंचे होंगे। तो मुख्यमंत्री, दोनों मुख्यमंत्री साथ हैं इस वक्त।
शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी। मंत्रालय पहुंचे हैं, शपथ लेकर सीधे मंत्रालय में अभी होने जा रही है एक बैठक, बताया गया है। बैठक मतलब कैबिनेट की अगर पूरी कैबिनेट प्रॉपर बनी होती तो बड़ी बैठक होती। आज तो दिन में गजब हुआ है, जब तक ये सब चल रहा था ड्रामा कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, तो एक मैसेज सोशल मीडिया पर चल रहा था, चिंता मत कीजिए शरद से बात होगी, सुप्रिया सुले बन जाएंगी। तीसरी उप मुख्यमंत्री। लेकिन बीजेपी को इन्होंने कल कम्युनिकेट कर दिया था, कल रात में कम्युनिकेट कर दिया था कि हाँ ठीक है। एक बार हम भी लोगों को भी कर देते तो इतना कुछ होता नहीं। खुशी की बात होती तब आगे बताते ना, जब दुख की बात थी तो क्या लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने तो पहला सत्र उन्हीं के शहर में रहा, नागपुर में शीतकालीन सत्र, पहला सत्र 20 से लेकर 24 तक जो सत्र होगा उन्हीं के वहां पर होगा। अभी 2 दिन तो विधायक, इसीलिए आज 12-13 कह रहे थे तारीख की, उसमें शायद आपने वो जो पूछा वो शपथ ग्रहण होगा। हाँ एक्सपेंशन 12 का आपने वो जो पूछा कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली से मानेंगे कि नहीं, उस उदाहरण के हिसाब से समझे कि डिप्टी सीएम वो नहीं बनना चाहते थे, ये उन्होंने कम्युनिकेट किया। उसके बावजूद टॉप लीडरशिप का ये फैसला था कि नहीं आपको बनना है तो वो बने, यही कार्यशैली रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि वो कम्युनिकेट भी नहीं करेंगे, जो बात उन्हें नागवार गुजरेगी वो करेंगे ही करेंगे। डिप्टी सीएम ने बकायदा उन्होंने बता दिया था कि मैं बिल्कुल इच्छुक नहीं हूँ, फिर भी पार्टी का मीडिया को बता दिया था, पार्टी के अंदर तो छोड़िए मीडिया को बोल हाँ दिया कि मैं पब्लिकली उन्होंने बताया कि मैं नहीं हूँ, लेकिन जब भी पार्टी का आदेश था तो बने वो। भाई मंत्रालय के कल्चर में कुछ बदलाव होने जा रहा है या नहीं सर? पिछले अभी तो खैर 2.5 साल इनकी चलती सरकार थी, लेकिन बाबू लोगों को भी कुछ आदतें लगी होती है ना। देवेंद्र फडणवीस का एक नया रूप देखने को मिलेगा। 5 साल का अनुभव, 2.5 साल ठोकर, 2.5 साल जो है समझौता, उसके बाद उससे जो है तब कर निकले हैं देवेंद्र फडणवीस, और उनको मालूम है कि महाराष्ट्र के सामने चैलेंजेस क्या है और उनके सामने किस तरह की चुनौती है और उनसे अपेक्षा क्या है, महाराष्ट्र के लोगों की भी, पार्टी की भी और प्रधानमंत्री की। बहुत अच्छा कार्यकाल रहेगा देवेंद्र फडणवीस का। जो पहला 5 साल का कार्यकाल रहा था 2014 से लेकर 2019 का, उससे बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि 5 साल वो विपक्ष में भी रहे, विपक्षी नेता भी रहे, उप मुख्यमंत्री भी रहे, तो उन्हें अनुभव है पूरी तरीके से, सब चीज़ों को सीख गए। तो 5 साल का जो उनका एक ब्रेक लगा था, ये 5 साल उनको बहुत उसका एडवांटेज मिलने वाला है। तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छा परफॉर्म भी करेंगे वो, और निश्चित रूप से महायुति में जो गठबंधन के सहयोगी दलों को साथ तो लेकर चलेंगे, लेकिन उन्हें पता है कि मुझे अब सरकार कैसे चलाना है, कैसे परफॉर्म करना है। 2029 में जो लोकसभा में नुकसान हुआ 2024 के, वो 2029 में कैसे 48 में 40 से 11 सीटें लेकर आना है और पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2029 के विधानसभा चुनाव में बनाने की तैयारी करना है। जो अमित शाह ने कहा है कि 2029 में हम हमारी सरकार बनाएंगे। पिछले 5 साल में सौरभ, 2.5 साल में तो समस्या उनको नजर आती ही थी देवेंद्र फडणवीस को, पिछले 2.5 साल में भी ज़बरदस्त समस्या नज़र आते रही है प्रशासनिक तौर पे, जिस तरीके से सरकार चल रही थी। क्योंकि डिप्टी सीएम रहते हुए उनके पास जो मंत्रालय था सिर्फ उसी में इन्वॉल्व रहते थे, बाकी पे नहीं, तो उस पर वो खुश नहीं रहते थे। और कई बार उन्होंने कहा कितनी सारी समस्याएं हैं कि समझ में नहीं आता कि अगली बार चुनाव में जीत के बाद जब हम लोग आएंगे कमांडिंग पोजीशन में तो कैसे इसको ठीक करूँगा, कितना बड़ा टास्क होगा ये। और बहुत सारी समस्या वहाँ पे चल रही है। आप बात करें किसी अधिकारियों से तो समझ में आता है कि यार क्या क्या समस्या है वहाँ पर। उस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि किस इफिशियंसी के साथ उनको परफॉर्म करना होगा, क्योंकि इतना बड़ा मैंडेट अपने आप में बहुत सारी अपेक्षाओं को उनके सर पर लादे हुए हैं। और सबसे बड़ी चुनौती वही रहेगी कि फिनेंशियली आप कैसे उसको सस्टेन करा रहे हैं। वो टास्क अब मुख्यमंत्री का होगा, वो अब किसी मंत्री की जिम्मेदारी नहीं होगी। जरा तीसरे भाई साहब की बात कर लें सर, कुछ तो मतलब वित्त मंत्री जो होने जा रहे हैं, वित्त मंत्री मिलेंगे। कल मैंने बताया नहीं, कल रात में एक थिंकिंग था बीजेपी के टॉप लीडरशिप की, अगर अजीत पवार मान जाएं तो फाइनेंस के बदले उनको कुछ और दिया जा सकता है, इसी वजह से कि फाइनेंस में बहुत सारी समस्याएं हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि अजीत पवार मानेंगे, और मुझे नहीं लगता कि इसके लिए दबाव भी डाला जाएगा। मतलब मोटे तौर पर एक सहमति रही है। थोड़ा बार्गेनिंग का जो है वो गुंजाइश है। प्रफुल्ल पटेल को केंद्र में मंत्री बनाना, यहाँ मंत्री पद 1-2 ज़्यादा दे देना, लेकिन अजीत पवार वो बात तो अपना देखिए मान जाएंगे, इसकी उम्मीद नहीं है, ये मानकर चलना चाहिए। हो जाएगा तो चमत्कार जैसा भाई कहेगा मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, आप लोग तो आप बिल्कुल दबाए जा रहे हैं। और जब मुझे ये बताया गया तो मैंने पूछा भी कि वो कौन सा मंत्रालय है जो कि फाइनेंस को सब्सिट्यूट कर सकता है, तो उसमें सिर्फ ये कहा गया कि 2-3 ऐसे दिए जा सकते हैं।
उसको बाद देखना शिंदे क्या करेंगे। देखिए फाइनेंस तो देवेंद्र फडणवीस के पास था, देवेंद्र फडणवीस से लेकर ही अजित पवार को जब मुख्यमंत्री बने तो दिया गया था। पशुपालन और देवेंद्र फडणवीस से ठीक है, तो मतलब मुझे अगर अजित पवार का भी फाइनेंस रहता है तो देवेंद्र फडणवीस फाइनेंस के मास्टर आदमी, उनके पास रहा है वित्त मंत्रालय, वो समझ भी रखते हैं बहुत, तो मुझे लगता है वो मैनेज कर लेंगे अजित पवार के साथ। मतलब अजित पवार का उनकी इक्वेशन ऐसी नहीं रहेगी कि टसन वाली नहीं रहेगी। देवेंद्र फडणवीस कुछ कहेंगे तो अजित पवार उसे संभाल लेंगे, उस चीज़ों को लेकर उसके हिसाब से चलेंगे। एकनाथ शिंदे के साथ उनको जरूर टकराहट होगी, एकनाथ शिंदे के मंत्रियों के साथ टकराहट होगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे चाहेंगे कि उनके जो मंत्री कैबिनेट है वो उनके हिसाब से काम करे, और वो भी देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा एकनाथ शिंदे को अपना नेता मानेंगे कि भाई हमारे नेता तो एकनाथ शिंदे, उनके कारण हम मंत्री बने हुए कैबिनेट, तो जैसे एकनाथ कहेंगे वैसा हम हमारा मंत्रालय चलाएंगे। तो देवेंद्र फडणवीस के लिए एकनाथ शिंदे को भी संभालना और उनके मंत्रियों को भी संभालना, ये एक बड़ी चुनौती होने वाली है। दर्शक सौरभ समझ रहे होंगे ना कि आखिर ये महत्वपूर्ण मंत्रालय होता क्या है, क्यों इसके पीछे इतनी वजह होती है। तो जो वो लोग गेस कर रहे होंगे वजह वही होती है। ठीक बात है। अब एकनाथ शिंदे के ऊपर जिम्मेदारी है कि अपनी शिवसेना पार्टी को एक्सपेंशन करें, उसके लिए संसाधन चाहिए होगा, संसाधन चाहिए तो कहाँ से संसाधन आएगा, बच्चे मंत्रालय चाहिए। चलिए 6:29 हो गया सर, अब फिर वही रैपिड फायर का समय हो गया। कल व्यूअर्स ने खूब पसंद किया। अच्छा आप नहीं थे ना कल, सॉरी। हाँ तो सर आज से रैपिड फायर शुरू है, कल से हो गया मतलब शुरू, तो अब 6:29 पर धड़ाधड़ शुरू। तो मैं शुरू कर रहा हूँ सर, पहला सवाल इसमें आप हाँ ना में भी दे सकते हैं, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन चाहें तो दे सकते हैं। क्या शिंदे अब 5 साल फडणवीस साहब को परेशान करने वाले हैं? करना चाहेंगे, कर नहीं पाएंगे। करना चाहेंगे, क्या फडणवीस एकनाथ शिंदे को परेशान करेंगे? नहीं, फडणवीस जो है वो चाहेंगे कि सरकार स्मूथली चले और जो स्टेट के इंटरेस्ट में फैसले हैं वो केवल पार्टी के हित और उस पर जो है उसके हिसाब से ना। कौन किसको परेशान करेगा 5 साल? देखिए एकनाथ शिंदे की कोशिश होगी कि देवेंद्र फडणवीस में से ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री सिद्ध न हो, महाराष्ट्र के बड़े नेता नहीं हो, मैं बड़ा नेता बना रहा हूँ। तो जब भी उनको मौका मिलेगा कि जहां वो देवेंद्र फडणवीस की टांग खींचते जरूर खींचेंगे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जानते हैं एकनाथ शिंदे को कैसे हैंडल करना, तो देवेंद्र फडणवीस परेशान नहीं होंगे। देवेंद्र फडणवीस से कई बार एकनाथ शिंदे को परेशानी जरूर उठानी पड़ेगी। आपने तो बताई दिया फडणवीस क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। फडणवीस पहले दिन से ही आप समझिए, आज रात से ही उनकी घेराबंदी शुरू होगी, उनका खराब समय शुरू हो चुका है। शिंदे के पास विकल्प बहुत सीमित रहेंगे, तो वो बहुत कुछ कर नहीं सकते सिवाय वही रूठना मनाना, इस तरह की चीज़ों के अलावा बहुत कुछ विकल्प है नहीं। 5 साल साथ चलेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, उनके पास ऑप्शन बहुत सीमित हैं, तो इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। अजीत पवार साथ रहेंगे 5 साल? हाँ सर, कहीं नहीं जा रहे। अजीत पवार की सबसे उनके नज़र में सबसे बड़ी उपलब्धि है कि चाचा से पार्टी ले ली और प्रूफ भी इस तरह का परफॉर्मेंस किया जो चाचा करते थे, लगभग उसी के बराबर। 54 सीटें थी, 41 आई हैं, लड़े कम। उस हिसाब से देखें, स्ट्राइक रेट देखें तो चाचा से भी ज़्यादा है। तो इसलिए उनको इस बात का संतोष होगा कि ये जो सवाल उठने लगा था कि वो पॉलिटिकली सरवाइव कर सकते हैं, उनमें वो मादा है क्या राजनीति में बने रहने का, तो ये या चाचा की कृपा से थे। तो महायुति अभी लंबी चलेगी? महायुति सर अजित पवार तो एक ही बात कहेंगे, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवाय जाना कहाँ। वो कहीं नहीं जाने वाले, 5 साल यही रहने वाले हैं। क्या गजब बात है ना, हम ये डायलॉग सोचते थे मारेंगे शिंदे साहब और अजीत पवार कब क्या कर देंगे पता नहीं, कैसे इनके साथ लोग सरकार बनाएंगे, कुछ बचा ही नहीं कहीं जाने क्यों के बना लिए। ली सरकार, ये बात भी करते थे। बिल्कुल। 4.5 साल तक तो सर कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 4.5 साल के बाद चुनाव से अंतिम 6 महीने में निश्चित तौर पर अजीत पवार कुछ और भी सोच सकते हैं। इस लिहाज से सोचिए कि जो एंटी बीजेपी वोट बैंक वहाँ पे है, शरद पवार की पॉलिटिक्स अगर ख़त्म हो रही है, कांग्रेस एकदम ख़राब हालत में है ही, तो उस वोट बैंक के लिए अजीत पवार का अपना जो सपना है वो जग सकता है। उनकी एक ही महत्वाकांक्षा बची है ना, स्पेस वगैरह तो सब हो जाए, एक ही महत्वाकांक्षा, मुख्यमंत्री इधर रहते वो हो नहीं रहा। नहीं, वो स्पेस अगर बचेगा तो अंतिम अगले चुनाव में जरूर जाना चाहेंगे, खासतौर पे तब जब बीजेपी खुद एक्सपेंशन के मोड में है। कि ये हमने कल भी, मैंने आपसे कल पूछ लिया था, हालांकि आज नए व्यूअर्स भी जुड़ेंगे, और स्पेशली कल से अब तक के घटनाक्रम के बाद अब बीजेपी हर हाल में चाहेगी कि अगली बार अपने दम पर सरकार बने। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगली बार बीजेपी एकदम से चाहेगी कि अपने दम पे सरकार बने, लेकिन गठबंधन से उसको दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैंडेट आए 14 और 19 लोकसभा चुनाव के हिसाब से समझिए कि मैंडेट बीजेपी का अपने दम पर आए महाराष्ट्र में, भले ही सरकार गठबंधन के सहयोगी भी उसमें शामिल हों, मैंडेट बीजेपी का अपना होगा। ठीक है सर, अब आज उद्धव ठाकरे को अफसोस हो रहा होगा क्या ये सब तस्वीरें देख के? उद्धव ठाकरे को अफसोस होना चाहिए, हो रहा होगा कि नहीं ये पता नहीं। अगर उनको लगता होगा कि उन्होंने जो कुछ किया सब सही किया, कोई अफसोस नहीं होगा। लेकिन उनको समझ में आना चाहिए कि उन्होंने क्या खोया है और वो क्या पा सकते थे। उन दोनों जो चाह रहे थे वो तो पा नहीं सकते थे। नहीं, जो चाह रहे थे नहीं, जो मिल सकता था उसके अलावा
मुख्यमंत्री पद को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो उनके पास जो ताकत होती उनके पास, सरकार में जो प्रभाव होता, गठबंधन में जो प्रभाव होता, वो सब चला गया। मातोश्री का जो रुतबा था वो चला गया। तो उन्होंने सिर्फ खोया ही खोया है। राहुल गांधी के दोस्त बन गए। हाँ, तो बने जो 20 सीटें आई हैं वो भी चली जाएंगी। उद्धव ठाकरे को उसी दिन अफसोस हो गया होगा जिस दिन एकनाथ शिंदे सूरत होते हुए गुवाहाटी चले गए थे सर, और जब मुख्यमंत्री बन गए थे एकनाथ शिंदे, उसी दिन उद्धव ठाकरे को अफसोस हुआ होगा। सरकार चली गई, पार्टी चली गई, विचारधारा चली गई, कैसे अफसोस नहीं होगा सर? अब इतनी सारी चीज़ जानने के बाद तो अफसोस हुआ ही है। शरद पवार अब क्या दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, सामने से नहीं तो पीछे से? नहीं, शरद पवार, मुझे लग रहा है शरद पवार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। बस ये हो सकता है कि शरद पवार कांग्रेस में मर्ज कर जाए, या शरद पवार, मेरा अगला सवाल था सर, आप क्या करते हैं? या अजित पवार के साथ मर्ज कर जाए। अब इनके पास शरद पवार को ना देने के लिए कुछ बचा है, न शरद पवार कुछ पा सकते हैं आने वाले। शरद के पास दो ही ऑप्शन है, या तो कांग्रेस में मर्ज करे या अजित पवार के साथ मर्ज। कांग्रेस में मर्ज होंगे? एनसीपी, उनकी एनसीपी मर्ज करने के लिए बचा क्या है? लोकसभा चुनाव के बाद सोचते या पिछले विधानसभा चुनाव के बाद सोचते तो ज़्यादा स्थिति अच्छी होती। उनकी नज़र सिर्फ इस पर होगी कि सुप्रिया सुले का राजनीतिक भविष्य कहाँ सुरक्षित रहेगा, उसके हिसाब से फैसला है। और ये तो आपने मुझे बता ही दिया था बीजेपी में नंबर 3 और 4 कौन है।